तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे गए भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं, जो कि बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए, इसमें पहला प्रश्न जो है वो बहुविकल्प है, जो इस प्रकार है। निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। आप जानते हैं कि निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक क्या होता है। आइए हम इसे निकालते हैं। F बराबर कूलॉम के नियम से बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और हम ये भी जानते हैं कि K बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हम K की जगह ये वैल्यू रखते हैं, क्योंकि हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, जो कि निर्वात की वैद्युशीलता है। तो K होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्या करते हैं, क्योंकि हमें निर्वात की वैद्युशीलता की मात्रक चाहिए होता है, तो हम इसको यहीं रोक लेते हैं और R स्क्वायर को इधर भेज देते हैं। F इंटू आर स्क्वायर में ये Q1 Q2 जो गुणाम है ये बटे में आ जाएंगे, बराबर होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो Q1 कूलाम, ये भी कूलाम, तो कूलाम का स्क्वायर बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। हम इसको पलट देते हैं, तो कूलाम स्क्वायर, जो काम हम इधर साइड करते हैं वही काम इधर साइड करते हैं, ये होगा 4 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, और हम ये भी जानते हैं कि अचर की कोई बीमा नहीं होती, तो इसको लिखो या मत लिखो, इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कूलाम स्क्वायर इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो यही निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक है, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि किरचॉफ के धारा का नियम किसके संरक्षण का परिणाम स्वरूप है। तो हम जानते हैं कि किरचॉफ के जो धारा नियम है वो ये कहता है कि किरचॉफ किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, इसलिए यह जो है वह आवेश के संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। तो आप इसे याद रखेंगे, चाहे तो इस तरीके से याद रखें कि सिग्मा आई इक्वल्स टू। प्रश्न है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश क्या क्या उत्पन्न करता है? केवल वैद्युत क्षेत्र या केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, दोनों, कोई नहीं। तो बेटा मेरी एक बात याद रखना कि जब आवेश स्थिर होता है, जब आवेश स्थिर होता है तो वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब आवेश गतिमान होता है यानी कि वह गति की अवस्था में होता है तो वह वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो इसमें जो आंसर होगा, क्योंकि जो गति की अवस्था में होता है उसमें वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। जैसे हमारा ये सही होगा कि इसमें वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों होंगे, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा और वैद्युत क्षेत्र भी होगा। और अगला जो प्रश्न है उसे पढ़ते हैं। समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की प्रकृति होगी। समान दिशा में समान वेग से, माना कि इलेक्ट्रॉन है हमारे पास जो इस दिशा में की ओर गति कर रहे हैं, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इस दिशा में इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉनों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो होगा प्रतिकर्षण बल। क्या होगा? प्रतिकर्षण बल। और जब ये प्रतिकर्षण बल इन इलेक्ट्रॉनों पर लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं समान प्रकृति के बीच में जो समान प्रकार के जो आवेश होते हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, और जो असमान प्रकृति के आवेश होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन और एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इसका कारण क्या होगी, ये इस पर बल लगाएगा, ये इस पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, तो ये दूर दूर हटेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें देखते हैं कि ये अभिसारी हो रहे हैं, अपसारी हो रहे हैं, समांतर, लंबवत। समांतर तो ये चल रहे हैं, एक समान दिशा में चल रहे हैं, तो
ये अपसारी हो रहे हैं। अपसारी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, और अभिसारी का मतलब होता है कि किसी बिंदु पर मिलते हुए महसूस हो रहे हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो होगा अपसारी। अब धन आवेशित वस्तु में होते हैं, जो हमारी धन आवेशित वस्तु होती है उसमें क्या क्या होते हैं? न्यूट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की कमी, प्रोटॉन की कमी। आप जानते हैं कि यदि कोई वस्तु धनावेशित है तो वह तब धनावेशित होगी जब उस पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम होगी। कोई भी वस्तु धनावेशित तब होती है तब उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और कोई भी वस्तु ऋणावेशित जब होती है जब उस पर धनावेश की कमी होती है। तो ये बात मेरी आप याद रखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगला जो प्रश्न है उसे करते हैं। यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रत्येक ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और साइन a/2। हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं, और हम ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण प्रत्येक ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं प्रिज्म कोण क्या होता है? प्रिज्म कोण होता है ए क्या होता है? प्रिज्म कोण भी ए दे रखा है, और अल्पतम, और ये जो दूसरा ये क्या दे रखा है? न्यूनतम विचलन कोण मतलब डेल्टा एम भी ए दे रखा है। तो अब हम करते हैं साइन ए, तो ए है ही, और डेल्टा एम भी क्या है? ए अपॉन 2 साइन a/2। अब a प्लस ए 2a, तो n बराबर साइन 2a अपॉन 2 और साइन a/2। हम एक बात जानते हैं, 2 से 2 खत्म, n बराबर साइन a अपॉन साइन a/2। अब क्या करते हैं, इसमें आप एक फॉर्मूला जानते हैं साइन 2a वाला। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। लेकिन यदि हम साइन ए की बात करें तो ये जो होगा ये होगा 2 साइन a/2 अपॉन इंटू कॉस a/2। तो यहाँ हम फॉर्मूला ये पुट कर देंगे, n बराबर 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 और साइन a/2। साइन a/2 से a/2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 कॉस a/2। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 कॉस a/2। तो इसमें ये है सही है, बी मार्क सही है। अब अगला प्रश्न हम